बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड T20 शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में इस वक्त खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने जनाब पहले बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान चूज टू फील्ड फर्स्ट टॉस जीता, पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया, जो कि अपेरेंटली एक अच्छा फैसला लग रहा है, क्योंकि इब्तिदा में ही फ़हीम अशरफ से नया बॉल करवाया गया है और उन्होंने पहली विकेट ले ली है और 5 पर 1 खिलाड़ी आउट हो गए। पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए तो इब्रार अहमद को बाहर बिठाकर अहमद दानियाल को मौका दिया गया है और अहमद दानियाल का डेब्यू करवाया गया। लेट्स सी फॉर द बेस्ट इसमें क्या बनता है, क्योंकि स्टार्ट ये कहा जाता है कि बांग्लादेश स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, वहाँ पर यूजुअली कराची में कैंप लगाया, लेकिन पहले मैच में भी हमने देखा कि उनके फास्ट बॉलर ने जिस तरह से धाक बिठाई रखी, उसी को देखते हुए, पिच को समझते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, कप्तान, उन्होंने फैसला किया कि अहमद दानियाल को खिलाया जाए, और ताकि हम मजीद पेसर्स के साथ जाएँ, जिसमें सलमान मिर्जा ऑलरेडी, अहमद दानियाल है, बास अफरीदी हैं, फ़हीम अशरफ है। अब हमारे पास मोहम्मद नवाज और खुशदिल शाह की सूरत में जो है वो स्पिनर की, और साइम मयूब जिन्होंने पहले मैच में भी किया है। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, टॉस से अगर बात कर ली जाए, क्या लगता है ठीक फैसला रहा है पाकिस्तान टीम का, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का ही फैसला करना चाहिए था? लेकिन बिल्कुल बांग्लादेश की पिचेस में आमतौर पर यही किया करती हैं टीमें, और जाहिर है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रिकी पिचेस बनती हैं जो सपोर्ट करती हैं स्पिन बॉलर्स को। और दूसरी बारी में आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 70% इम्कानात हैं ढाका में बारिश के भी। अच्छा, तो हो सकता है कि ये जो टोटल है ये शॉर्ट हो जाए, और जब आप चेज़ कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त कैलकुलेशन चूँकि आपके सामने होती है तो आसान होता है चेज़ को करना। तो पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरह पिछले मैच में हमने कहा कि इट वॉज अ गुड टॉस टू विन फॉर बांग्लादेश, पाकिस्तान की टीम इस टॉस के ऊपर अब कैपिटलाइज करने की पोजीशन में है और आगाज़ बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने। लास्ट शो में भी हमने ये बात की थी कि फ़हीम अशरफ जो है वो नया बॉल करते रहे हैं PSL में, तो उनको नया बॉल ही मिलना चाहिए था, जो कि पिछले मैच में साइम मयूब को बॉल करवा दिया गया उस वक्त जबकि हम एक लो टोटल डिफेंड कर रहे थे, हमें अर्ली विकेट्स की बहुत ज़रूरत थी। तो सलमान मिर्ज़ा ने जब वहाँ पे विकेट दिलाएं तो दूसरे एंड से भी अगर फ़हीम अशरफ को ही बॉल दिया जाता तो जो प्रेशर बना हुआ था वो प्रेशर बना रहता पावर प्ले के दौरान। और अब आपने देखा कि दूसरे मैच में जब सलमान मिर्ज़ा के साथ फ़हीम अशरफ को बॉल दिया तो फ़हीम अशरफ ने विकेट भी लेकर दिए। जो प्लेयर इन्होंने आउट किया है, इस प्लेयर के बारे में ये बात भी जान लें कि ये फ़हीम अशरफ के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं, तो कंडीशन से भी वापस से वो जानते हैं इन कंडीशंस को, इन प्लेयर्स के साथ भी वो खेल चुके हैं और एक्सपीरियंस भी अब फ़हीम अशरफ का इतना हो गया कि मतलब 7-8 साल हो गए हैं उन्हें क्रिकेट खेलते हुए, तो नए बॉल को इस्तेमाल करना भी अब तक वो जान चुके होंगे। तो बहुत अच्छा आगाज़ उन्होंने पाकिस्तान को फराहम कर दिया और ये जो टॉस पाकिस्तान ने जीता है क्रूशल हो सकता है एंड पर। बिल्कुल ठीक है, क्रूशल हो सकता है। लेट्स सी इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। वैसे अगर 70% आप कह रहे हैं चांसेस हैं बारिश के, कितना टोटल कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑन एवरेज 138 इस स्टेडियम का मेरे ख्याल पहली इनिंग का स्कोर है जी, 138 पहली इनिंग्स का है और 129 जो है वो सेकंड इनिंग्स का है। जो पार स्कोर यहाँ पर रहता है आमतौर पर वो ये रहता है 140 के इर्द गिर्द स्कोर रहता है अगर टीम पूरे ओवर खेलने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये भी एक रेयर हैपनिंग होती है इन पिचेस के ऊपर कि अगर आप टॉप ऑर्डर को आउट कर दें, 2-3 विकेट्स आपके गिर जाएं पावर प्ले के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर आप 20 ओवर भी पूरे खेल जाएं, क्योंकि उसके बाद स्पिनर्स ज़्यादा आना होता है और स्पिनर्स अगर फिंगर स्पिनर को यहाँ पर हेल्प मिल जाए तो वो फिर मिडिल ऑर्डर को यूँ कह लीजिए गो थ्रू कर जाता है उसमें से। तो 20 ओवर अगर बांग्लादेश की टीम खेलने में कामयाब हो जाती है और वो 140 रन कर जाती है आज के इस मैच के अंदर, तो पाकिस्तान को चेज करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये देखना होगा कि बारिश का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। अगर तेज़ बारिश होगी तो उससे पिच का बिहेवियर ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। हल्की बारिश होगी, जिसे हम अपनी लोकल ज़बान में कहते हैं कि छट्टा पड़ा अगर बारिश का, तो उसके बाद जो बिहेवियर है पिच का वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है बारिश के बाद। तो पाकिस्तान को कम से कम रन्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करना है, पाकिस्तान को फील्डिंग के अंदर डिसिप्लिन रहना है। पाकिस्तान ने जो कैचेस गिराए पहले मैच में वो इस मैच में नहीं गिराने हैं। लकीली मोहम्मद हारिस ने कैच पकड़ भी लिया है अब इस मैच के अंदर। तो देखना ये है कि पाकिस्तान कितना डिसिप्लिन रहकर इस टॉस जीतने के एडवांटेज को अपने हक में इस्तेमाल करता है। अच्छा, अलबत्ता यहाँ पर एक तब्दीली, यकीनन आप इसी के बारे में ही पूछना चाह रहे होंगे, जो तब्दीली आज की गई है इब्रार अहमद की, अहमद दानियाल को इसमें शामिल किया गया है। न जाने कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सुफियान मुकीम को चांस नहीं दिया जा रहा है। शादाब खान टीम से इंजर्ड होकर बाहर भी हो गए हैं, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट को टीम में जगह नहीं मिल रही है। तो इसका जवाब तो सिलेक्टर ही दे सकते हैं। और अहमद दानियाल की जो सिलेक्शन है, अहमद दानियाल ने अच्छी बॉलिंग करवाई PSL के अंदर भी, लाहौर की तरफ से भी वो खेले, पेशावर की तरफ से भी खेले, जब उन्हें मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने थोड़ी बहुत खेली है अहमद दानियाल ने, खासतौर उसके अंदर भी खेले हैं। लेकिन जब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स की बात की जाती है तो फिर स्पिनर की जगह पर स्पिनर को ही आना चाहिए। और ये कोई ऐसा पिच नहीं है कि मतलब आप पर्थ में नहीं खेल रहे कि आपको यहाँ पे जो है वो 3 या 4 फास्ट बॉलर लाजमी खिलाने हैं। क्या लगता है मुझे सब सुफियान मुकीम को ना खिलाने की वजह, अगर इधर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर उन्हें वेस्ट इंडीज़ लेके जाना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर आगे एशिया कप है उसमें खिलाना पड़ेगा,
उसमें परफॉर्म करते हैं तो सो ऑन इस तरह की देखिए अब तक अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी सीरीज है इसमें सुफियान मुकीम ने परफॉर्म नहीं किया है। हाँ। सुफियान मुकीम के ओडीआई करियर का आगाज पहली बॉल पर विकेट लेने से हुआ था वैंडर डूसन की, जब वो साउथ अफ्रीका में खेले थे। उस मैच में गो के रन उन्होंने थोड़ा सा कंसीड किए थे शुरू के ओवर में, लेकिन 52 for 4 उनका फिगर था उस मैच के बाद भी। और सुफियान मुकीम जो है वहां पर भी एक मैच खेलने के बाद टीम से ड्रॉप होते हैं, उसके बाद वो जिम्बाब्वे के सीरीज में जाते हैं, वहां पर भी उनको पूरा मौका नहीं मिलता है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम सुफियान मुकीम को मुख्तलिफ दौरों में साथ रखती है। न्यूजीलैंड के दौरे में शादाब खान को पहले 3 मैचों के बाद जब ठीक ठाक मार पड़ती है, उसके बाद इनको मौका मिलता है और उस मैच में इन्हें 2 ओवर करवाए और 6 रन इन्हें कंसीड किए, जबकि शादाब खान उस मैच में भी 2 ओवरों में 30-35 रन खा चुके थे। उसके बाद सुफियान मुकीम फिर दोबारा नजर नहीं आए। सुफियान मुकीम अब टीम में सेलेक्ट हुए हैं, पहले मैच में वो टीम से बाहर है, उन्होंने जगह अबरार खेले। आप अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और आपने जहां पर अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाने का एक रिस्क ले ही लिया है, तो वहां पर इस नए बच्चे को चांस देने में क्या हर्ज है, जो बच्चा मुस्तकिल परफॉर्म भी करता आ रहा है। खौफ इस बात का है कि सुफियान मुकीम अगर परफॉर्म कर गया, इस तरह से आपने कहा है कि फिर सुफियान को टीम में रखना मजबूरी बन जाएगी। सुफियान को टीम में रखना मजबूरी बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि शादाब खान, जिनको आप फ्यूचर में कैप्टन के तौर पर कंसीडर करना शुरू हो गए हैं, उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। और जब तक माइक हैसन इस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और अजहर महमूद पाकिस्तान की रेड बॉल टीम का हिस्सा का हेड कोच बन चुके हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इस मैनेजमेंट के होते हुए शादाब खान को टीम से निकालने का रिस्क ये लोग ले लें। लेकिन सुफियान मुकीम को ना खिलाने की बज़ाहिर इसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि अगर वो परफॉर्म कर गए तो फिर उनको टीम में रखना मजबूरी होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी ठीक रही है हर जगह पर ही। बिल्कुल ठीक है। और सुफियान मुकीम, जिस तरह से आपने कहा कि स्टार्ट्स में पहला मैच ही उनका, पहली बॉल ही उनकी विकेट की वैंडर डूसन की थी। बहरहाल ये बातें डेफिनेटली पीसीबी में भी सुनी जा रही होंगी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खिलाया जा रहा जहां तक हमें लगता है, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी, स्पिनर को उतनी हेल्प नहीं मिली। और दो मेहदी ने अच्छे बॉल किए हैं लेकिन उतनी हेल्प नहीं मिली, फास्ट बॉलर ने ज़्यादा। तो शायद इस पर्सपेक्टिव में ये तीनों मैचेस फास्ट बॉलर के हेल्प रहे। देखें, ये तो अहमद दानियाल का स्पेल देखने के बाद ही अंदाजा होगा कि उन्हें इस पिच से कितनी हेल्प मिली है। लेकिन बात यह है कि दुनिया में जितनी पिचेज होती है ना, हर पिच की कोई ना कोई खासियत होती है, उसके मुताबिक आपने टीम खिलानी है, ये दुरुस्त बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पिन विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिलती या फास्ट विकेट के ऊपर स्पिन बॉलर को हेल्प नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लाइन को दुनिया में किसी भी पिच के ऊपर खिलाते हुए ड्रॉप नहीं किया, वो फास्ट पिच हो, वो स्पिन पिच हो, वो स्लो ट्रैक हो, वो वहां पर ग्रिप मिल रही हो ना मिल रही हो, वो ग्रीन पिच हो, नेथन लाइन उनके स्क्वाड का हिस्सा है। अगर आपने टीम में से स्पिनर निकाला है तो बांग्लादेश के बारे में आपको भी ये पता है और पूरी दुनिया बताती आ रही है कि यहाँ पर स्पिनर ही चलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान का अगर आप स्पेल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को वहां पर हेल्प मिली है, उस स्पेल को भी अगर आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें आपको वेरिएशन नजर आएंगी, उसमें आपको स्लोअर वंस बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और मुस्तफिजुर रहमान का भी ये एक वन ऑफ स्पेल था, ऐसा नहीं था कि वो बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर इस तरह की बॉलिंग लगातार करते हैं। मुस्तफिज का भी काफी अरसे के बाद बांग्लादेश के अंदर इस तरह का स्पेल लगा है, उसकी वजह हमारे बैट्समैनों की शॉट सिलेक्शन भी थी। तो आपको अगर ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पर आपको पता है कि स्पिनर को हेल्प मिलनी है, तो वहां स्पिनर के बदले स्पिनर की ही रिप्लेसमेंट बनती है। नथिंग बैड अगेंस्ट अहमद दानियाल, ही इज वेरी टैलेंटेड और मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो अगर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अहमद दानियाल को भी अगर आपने खिलाया तो नया बॉल तो आपने फिर उनसे सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ से करवा दिया है, तो अहमद दानियाल को आप कहां इस्तेमाल करेंगे? अब्बास आफरीदी के खिलाफ जब आप उनकी बारी आएगी बॉलिंग करने की, उस वक्त तो खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहे होंगे। दरमियान में जरूरत पड़ने पर अगर आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर स्पिन ट्रैक चल रहा है तो सलमान लिया खुद बॉलिंग करने आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अहमद दानियाल को भी आज 4 ओवर पूरे कराएंगे। बहरहाल ये प्लेइंग 11 अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं। प्लेइंग 11 में इस टाइम कौन है, पिछले मैच में कौन था, अगर वो कुछ एक ही तब्दीली टीम में इस टीम में की गई है, अबरार की जगह पर अहमद दानियाल को शामिल किया गया, बाकी टीम सेम है। हाँ ठीक है। अच्छा, और अब सवाल ये बनता है, क्या समझते हैं साहिबजादा फरहान आखिर और क्या करेंगे, उनको जगह मिले, और अगर मिलती भी है तो किसकी जगह? बाकी भी तो परफॉर्म कर रहे हैं। सवाल ये अब फैंस की जानिब से मुसलसल किया जा रहा। साहिबजादा फरहान एक तो ये करें कि ये जो बैट स्पीड की वीडियोस आती हैं ना पीसीबी की तरफ से, कोशिश करेंगे इनमें किसी वीडियो में इनको जगह मिल जाए, क्योंकि पीसीबी में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपकी बैट स्पीड अच्छी हो, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, आपका इंटेंट अच्छा हो, आपको शॉट मारनी आती हो या ना आती हो। अगर आप मोहम्मद हारिस की तरह कंडीशंस को इग्नोर करके अपनी जो शॉटें आपको मारनी आती है या स्लॉगिंग आपको करनी आती है वही मारते चले जाएं, जिनमें इंटेंट नजर आए, और आप 6 बॉलों पर 4 रन बनाकर या 6 बॉलों पर 9 रन बनाकर आउट होने की सलाहियत रखते हैं,
तो फिर आप टीम में आ सकते हैं। शाहजादा फरहान तो लंबी इनिंग खेलने का आदी है। शाहजादा फरहान तो सेंचुरियां स्कोर करता है, वो तो T20 में रिकॉर्ड बना चुका है इस साल, सेंचुरी का भी और छक्के मारने का भी। तो इसके अलावा जो चीज़ें करने वाली रह गई वो फिर यही नजर आती हैं कि वो कहीं पीसीबी की रील में नजर आए, कहीं पीसीबी की जो मार्केटिंग की टीम है एक अच्छा मैनेजर भी रखने नजर आए, ये बड़ा अच्छा मैनेजर रख लें, सोशल मीडिया पर कंपेनिंग शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो टीम में आ जाए। अब जरा पैसे इन्वेस्ट करें ना सोशल मीडिया पर, फिर डेफिनेटली। अच्छा, हमने देखा लास्ट मैच में भी मोहम्मद नवाज जो हैं वो ऊपर आ गए, खुशदिल शाह के लास्ट में शो में भी हम बात करना चाह रहे थे। खुशदिल शाह को किन बेसिस पे रखा गया कि बांग्लादेश बीपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया था, उस बेस पे उनको टीम में वापस लाया गया, और जब दोबारा से मौका मिला है उन्हीं कंडीशंस पे तो मोहम्मद नवाज को प्रायोरिटी दी गई उनसे ऊपर। क्या बड़े ज़्यादा हार्ड हिटर है मोहम्मद नवाज अगर कंपेयर किया जाए खुशदिल से? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगेन वही बात है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपने प्लेयर्स को रखना है तो फिर खुशदिल ही बनते हैं, और खुशदिल शाह का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, लीग के अंदर खेले भी हुए हैं। मोहम्मद नवाज को तो टीम में लाने की जो वजह सलमान अली आगा ने बताई थी वो ये थी कि हम एक्सपीरियंस प्लेयर की जगह पर एक्सपीरियंस प्लेयर ला रहे हैं, शादाब खान की जगह पर मोहम्मद नवाज ला रहे हैं। तो अगर शादाब खान की जगह पर मोहम्मद नवाज टीम में आ सकता है तो अबरार की जगह पर सुफियान मुकीम टीम में क्यों नहीं आ सकता? तो स्टैंडर्ड्स अगर आपने सेट करने हैं और बयानात आपने अगर जारी करने हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर, तो वो स्टैंडर्ड फिर सबके लिए सेम रखें, वरना फिर आप बच्चों को ये कन्वे करें, उन्हें बताएं कि हमने आपको इस टूर में साथ रखना है और हमने आपको एक मैच ही खिलाना है, जिससे ताकि कम से कम उनके वो जहनी तौर पर क्लैरिटी तो मिले ना, उनको कॉन्फिडेंस तो मिले ना कि यार मेरे टीम में ये रोल है और मेरे पास इतनी स्पेस है परफॉर्म करने का, इसमें परफॉर्म करके मैं टीम का हिस्सा रह सकता हूँ। और मोहम्मद नवाज को अगर आप पहले भेजने की बात करें, कंडीशन के अकॉर्डिंग T20 क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मोहम्मद नवाज को दुबई में उन्होंने भेजा था इंडिया के खिलाफ, वो 18 गेंदों में 42 रन कर गए थे। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह का आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपनी T20 क्रिकेट को जिस तरफ, उन स्टैंडर्ड्स को अगर देखें तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह की ही जगह बनती है। वो कंडीशन से वाकफियत रखते हैं, वो फॉर्म में भी हैं, वो टीम के साथ मुस्तकिल चल भी रहे हैं, हार्ड हिटर की जो इस्तिलाह है उसके ऊपर भी पूरा उतरते हैं। और खुशदिल शाह की एक और अच्छी बात यह है कि उनके पास फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस है। खुशदिल शाह मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ T20 खेल के या कैंपों से आए हों। खुशदिल शाह फर्स्ट क्लास का भी एक अच्छा बैगेज अपने बैक पर रखते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ पर स्टेबलाइज करना हो इनिंग्स को वहाँ पर भी खुशदिल शाह कभी कभी काम आ जाते हैं। लेकिन खुशदिल शाह ने जो लास्ट मैच में फ़खर जमान को आउट करवा दिया इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, उसमें कहीं ना कहीं सवाल निशान उनकी मेंटालिटी के ऊपर मौजूद है कि ये बात एक मेरा ख्याल है प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी ये पता है कि उस बैट्समैन के लिए सेक्रीफाइस करना होता है जो बैट्समैन क्रीज के ऊपर सेट है। तो खुशदिल शाह की अपर ऑर्डर में जगह तो बनती है मोहम्मद नवाज से, लेकिन जिस किस्म की मैच्योरिटी उन्होंने लास्ट मैच में दिखाई है वो अगर मुस्तकिल दिखा चले जाएंगे तो फिर जाहिर है कि मोहम्मद नवाज ही उनसे ऊपर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा बात करते हैं। अभी पे एक खिलाड़ी आउट है, जो अपने बॉलर हैं फ़हीम अशरफ, उनको एक छक्का और एक चौका, ये इमॉन जो है इन्होंने लास्ट भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 50 स्कोर किया और अभी भी वो बड़ी निडर क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20, दूसरा T20 जो कि इस वक्त पाकिस्तानी बॉलिंग साइड ने अगर देखा जाए तो 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया बांग्लादेश के, और यहाँ पर थोड़ा सा मैच अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। सलमान मिर्जा के एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी जो हैं वो पवेलियन लौट गए, 25 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। एमएसआई साहब, मेरा ख्याल बारिश से ज़्यादा इनको जल्दी है, और जिस तरह से ये रन आउट हुआ है और उससे पहले लिटन दास जिस तरह की शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, मेरा ख्याल पहला मैच इनको रास नहीं आया जीतना। देखें, ये हो जाया करता है जब कोई टीम किसी अपने से लो रैंकिंग वाली टीम से हार जाती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है रैंकिंग में, पाकिस्तान 8वें पे है, बांग्लादेश 10वें पे है, लेकिन वाहल बांग्लादेश लोअर टियर की टीम है पाकिस्तान के निस्बत बनिस्बत। तो पाकिस्तान जब पहला मैच हार गया तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि बाउंस बैक करने की एक आपके अंदर अर्ज पैदा होती है, और वही अर्ज है जो इस वक्त नज़र आ रही है मेरा ख्याल है टीम के अंदर कि ये मैच हमें हर सूरत में जीतना है, इस चीज़ में बरकरार रहने के लिए भी और अपना खोया हुआ वकार जिसे कहते हैं उसको भी बहाल करने के लिए पाकिस्तान को। कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 3 मैचेस जीतने चाहिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान इस मैच के अंदर उस अर्थ के साथ मैदान में लड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये मैच हर सूरत में विन करके यहाँ से जाना है। और अब पाकिस्तान ने 25 रन पर 3 खिलाड़ी आउट कर दी हैं। जिस तरह से हम फील्डिंग में डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, कैचेस लिए जा रहे हैं, रन आउट बहुत अच्छा किया अभी कप्तान सलमान अली आगा ने। और जब इस तरह के मैचेस में क्लोज जब रन चेज होते हैं या लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो उनमें इस तरह के जो हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट किया जाता है, इससे भी टीम को एक मोराल मिलता है और एक मोराल जो है वो बूस्टिंग होता है टीम के लिए। और कप्तान की जानिब से खासकर इस तरह की रन आउट करना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा अभी तक पॉजिटिवली पाकिस्तान की टीम इस मैच को लेकर चल रही है, बहुत अच्छी अप्रोच चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस अप्रोच को पाकिस्तान एंड तक लेकर जाएगा। और बारिश ने अगर रंग में भंग डालने का मंसूबा बना रखा है
तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी बांग्लादेश के बैटर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा आपने उसको ठीक एक्सप्लेन कर दिया कि ज़्यादा जल्दी उन्हें है। तो हो सकता है कि बारिश होने से पहले पाकिस्तान इस मैच को वाइंड अप करने में कामयाब हो जाए। पिछले मैच में आपको याद होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन ने इस खदशे का इजहार किया था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे कि जो पिचेस की क्वालिटी है बांग्लादेश में, ये पिचेस की क्वालिटी T20 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम जब सीरीज़ जीतना शुरू हो जाती है बाहर की टीमों को बुलाकर इस तरह के कंडीशंस के अंदर, तो फिर वो उसके ऊपर ज़्यादा रिलेक्टेंट नज़र नहीं आते हैं उस पिच को तब्दील करने में, उनके बिहेवियर को बदलने में, और इस तरह की पिचेस के ऊपर ही वो टीमों को खिलाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैक्टर पाकिस्तान को पहले मैच में कॉस्ट किया हो और अब दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम पिच के बिहेवियर को देखकर उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो अभी तक का जो सूरत हाल है इस मैच में वो तो बहुत हौसला अफजा है। बहरहाल जी, लेट्स टॉक अबाउट एशिया कप। ये रनिंग मैच पर हम साथ ही साथ अब डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन एशिया कप के हवाले से कुछ खबरें अच्छी नहीं है। भारत से लेकर अगर बात की जाए, इंडिया जो है ऐसा लगता है कि वो बॉयकॉट कर देगा, इस पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देगा। स्टार्ट मसला यहाँ से हुआ, हाइब्रिड मॉडल के तहत यूए शिफ्ट कर दिया गया। भारतीय वजारत दाखिला ने जो खेल है उन्होंने कह भी दिया था कि एशिया कप होगा और शेड्यूल के मुताबिक होगा और पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। लेकिन अब ये WCL का मैच जो कि ख़त्म हुआ, उसके बाद अब एशिया कप के लिए भी आवाज़ें उठने लगी हैं। मसला यह है कि ढाका में जो इजलास होना था ACC का, उसकी मुखालफत की जो कि भारत ने, उनके साथ श्रीलंका है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। तो भारत का जो लॉबी सिस्टम है वो बड़ा ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इसका बायकॉट कर सकता है एशिया कप का, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऑल्दो होस्ट कंट्री जो है वो भारत है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी खासी गालिबन 60 से 70 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी होगा और ये खासा नुकसान है। तो ये एमएस साहब मेरे ख्याल थर्सडे को ये बात फाइनल हो जाएगी। इस इजलास में वाया जूम लिंक ऐड होंगे या जो व्हाट्सएवर करेंगे, लेकिन जुमेरात को इसका फैसला होगा कि एशिया कप होना है या नहीं होना। देखें, अभी तक की जो पेशरफ्त है उसमें तो भारत के हरदर्मी मुकम्मल तौर पर बरकरार है और वो उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी शरीक होने का किसी किस्म का इंदिया उन्होंने नहीं दिया है, इसकी किसी किस्म की ख्वाहिश वो नहीं रखते हैं। और जाहिर है कि ये 2023 का जो एशिया कप था तब से लेकर अब तक हमें मुसलसल इस तरह की खबरें सुनने मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी जो है वो श्रीलंका में जाकर अपने मैचेस खेलने पड़े थे, जबकि पाकिस्तान उस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था और भारत की टीम ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया था। तो अब जब वही रवैया पाकिस्तान के बोर्ड जानिब से बरकरार रखा गया है तो भारतीय जो मीडिया भी है और भारत जो हुकूमत भी है, उनके जो क्रिकेट का बोर्ड भी है, वो सारे इकट्ठे होकर अब आ गए हैं मैदान के अंदर। और उसमें जाहिर है कि नमक ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए जो मई में एक पूरा हादसा उनके साथ हुआ है जिसमें 6-0 का स्कोर हुआ था, अब उसी स्कोर को असल में सेटल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, कहीं पर सफारतकारी के मैदान में, कहीं पर खेल के मैदान में। और खेल के मैदान में आज मैं आपको एक और खबर दूं कि एक और पाकिस्तानी प्लेयर ने स्नूकर में एक और इंडियन प्लेयर को हरा दिया है। तो अच्छे भले हम जो है आपस में लड़ रहे थे और हम आप जो है वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने में लगे हुए थे, इस तरह के झगड़ों में लगे हुए थे, फिर इंडिया ने पंगा लिया और उसके बाद जो वो हर मैदान में वो हारना शुरू हो गए हैं। अब उस जख्म को भरने के लिए जब उन्हें और कोई नज़र नहीं आया कि वो कोई काम कर सकते हैं, तो एक उन्हें मैदान ऐसा नज़र आया है और वो है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहैसियत क्रिकेट बोर्ड जो उन्होंने बनाई है अपनी ICC के अंदर, और अब उसको इस्तेमाल करते हुए वो ज़ाहिर है कि बदमाशी कर रहे हैं। एशिया कप में जिस नुकसान का आपने तज़किरा किया अभी यहाँ पर, वो पोटेंशियल अर्निंग का नुकसान है जो एशिया कप ना होने की सूरत में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होगा। जो एशिया कप का फाइनेंशियल मॉडल है ना, वो ये बताता है कि इससे अर्न होने वाली जो पैसे इससे अर्न किए जाते हैं एशिया कप से, वो तमाम बोर्ड्स के अंदर तकसीम किए जाते हैं। इंडिया जो है वो ऐसा मुल्क है जो ये कहता है कि हम इस रेवेन्यू के अंदर से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि ये बात गलत है। वो हिस्सा लेते हैं और उस हिस्से को वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे बोर्ड्स के अंदर अपनी। और जाहिर है कि जब वो छोटे बोर्ड्स को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी से भी बढ़ती होगी। अफगानिस्तान का बोर्ड क्यों पाकिस्तान के साथ आकर बैठने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए कि अफगानिस्तान के भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो जुड़े हुए हैं BCCI के साथ। तो अभी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पूरी एक खिचड़ी बनी हुई है, उसमें लग ये रहा है कि अगर एशिया कप मनसूख होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होंगे, क्योंकि भारत की टीम अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली एशिया कप को बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे भी महरूमी का सामना करना पड़ेगा। और जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी वजह से ही स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिलती हैं किसी भी इवेंट को। तो स्पॉन्सरशिप डील्स नहीं होंगी, ब्रॉडकास्टर्स नहीं आएंगे, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा धचका लगेगा। जो पोटेंशियल अर्निंग्स होनी है
ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्क्रीट हम बात कर दें कि ये एशिया कप होगा तो इससे इतने पैसे ही कमाए जाएंगे, वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये अर्निंग का एक जरिया था जिससे अर्निंग नहीं हो पाएगी अगर एशिया कप का बायकॉट होता है। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि अगर भारत की टीम इसमें शिरकत नहीं करती है और बाकी सारे बोर्ड रजामंदी का इजहार करते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने पर, तो 3 ऐसे ममालिक जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हों, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, जिनके पास टेस्ट स्टेटस है, ये टीमें मिलकर भी एशिया कप मुनक्किद करने की अपील कर सकती हैं भारत के बगैर। इस सूरत में भी ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान होगा वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, लेकिन इवेंट हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका को उन्होंने जनाब अपने पूल में ले लिया और श्रीलंका जो है वो भारत के साथ है, और ये जो इस लॉबी में अफगानिस्तान और श्रीलंका भारत की साइड पर देख रहे हैं। लेट्स सी इसमें क्या बनता है। लेकिन जो मैंने 70 करोड़ की बात की, वो 1 अरब 16 करोड़ रुपए का गालिबन नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये एशिया कप का बायकॉट करता है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं होगा, ये तमाम बोर्ड्स को होगा और भारत के बोर्ड को भी इसका नुकसान होगा यकीनन, क्योंकि ये जो प्लान हुआ था एशिया कप वो ओरिजिनली इंडिया में हुआ था, और अगर ये इंडिया में एज प्लान्ड ये टूर्नामेंट हो जाता तो उससे उनका जो मुनाफा था वो भी डबल हो जाना था। लेकिन जाहिर है कि अब ये मैचेस दुबई में इसलिए शिफ्ट हुए कि पाकिस्तान ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, और उनके जो लॉजिस्टिक्स की मजबूरियाँ थीं और जो बार बार टीम को ट्रैवल करवाने की मजबूरियाँ थीं वो इंडियन बोर्ड ने अफोर्ड नहीं की, जिसकी वजह से ये दुबई के अंदर टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ। तो अगर ये इंडिया के अंदर होता तो उससे इंडियन बोर्ड को भी डबल फायदा होता। अब अगर ये दुबई में होता है तो उससे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, बाकी भी सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो खसारे में जाएंगे। बीसीसीआई इसलिए इस खसारे को बेयर करने के काबिल है कि बीसीसीआई का जो अपना फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी बोर्ड जो है वो इस नुकसान को शायद उस तरह से बेयर ना कर पाए, लेकिन बीसीसीआई इस नुकसान को बेयर कर लेगा। अच्छा, अभी मेजर कंसर्न और मेजर मसला तो भारत को ये ना कि ढाका में उनके अलग से पॉलिटिकली जो भी मामला चल रहे थे, अब मेजर कंसर्न यही कि ढाका में वो नहीं होना चाहिए, जिसमें नकवी साहब उसी स्टांस पर कायम है कि जनाब ढाका में होगा, आपने नहीं आना तो वीडियो लिंक के जरिए आप ज्वाइन कर लें। आपको इतने ही अगर मसले मसाइल हैं, इसी सूरत यार को देखते हुए सलमान नसीर को जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स का उसका बना दिया है, उनको ढाका भेजा हुआ है सारी सूरत यार देखने के लिए, मामला सेट करने के लिए। लेकिन वक्त बहुत कम रह गया, चूँकि जुमेरात को ये इजलास होना है। अब देखना ये कि या तो इजलास होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि नकवी साहब अपने स्टांस से पीछे हट जाएंगे कि ठीक है आप जहाँ कहते हैं हम दुबई में करवा लेते हैं ये इजलास। देखें, अभी तक जो स्टांस वाली बात है ना, उसमें तो किसी किस्म की कोई लचक नकवी साहब की तरफ से नहीं दिखाई गई है। उसकी एक वजह यह है कि जो मुखालिफ पार्टी है उसकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई लचक दिखाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत स्टेप बैक करने की पोजीशन में आ जाए और वो दूसरी पार्टी जो है वो कहे कि हमने आपकी कोई बात नहीं माननी है। तो इस तरह नहीं हो सकता है, इस तरह माजी में होता रहा है। इंडिया असल में परेशान इसलिए हो गया कि इंडिया के साथ ये पहली बार हो रहा है कि ममालिक जो है वो छोटे छोटे बोर्ड भी अब जो है उनके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े होना शुरू हो गए हैं। अब एशिया कप अगर नहीं भी होता तो चलेंगे, इससे बहरहाल एक ट्रेंड तो ये सेट होगा कि इंडिया को आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, ये भी याद रखना चाहिए कि जो T20 वर्ल्ड कप है इसके बाद वो इंडिया में होना है, और 2031 तक की जो स्केड्यूलिंग हुई है उसमें काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं जिनके जो हकूक है मेज़बानी के वो भारत के पास है। तो अगर एशिया कप डिस्टर्ब होता है तो वो वाले सारे टूर्नामेंट भी डिस्टर्ब होंगे, और उसका प्रेसिडेंट खुद बीसीसीआई ने सेट किया होगा। बोर्ड जो है वो खुद ये कहने की पोजीशन में होंगे कि आपने इस टूर्नामेंट के ऊपर ये रवैया अख्तियार किया था तो हम भी हक बजानी में इस रवैये को अख्तियार करने के लिए। तो एशिया कप का बायकॉट कर देना उनके लिए फाइनेंशियली इतना आसान शायद हो सकता है, लेकिन ये टैक्टिकली शायद कोई बहुत आसान डिसीजन ना हो 2031 तक का कैलेंडर देखते हुए। इसमें एक और बात भी सुन लें कि ये जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, जिस पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा था इंडियन बोर्ड कि हमें अहमदाबाद में करवाने की इजाज़त दी जाए, ये इंग्लैंड में ही क्यों होता है, हर बार लॉर्ड्स ही क्यों इसको होस्ट करता है। तो जो अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल है वो भी दिए जा चुके हैं इंग्लैंड को। तो इस तरह की भी चीज़ें अब जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, और इंडियन बोर्ड बहुत आसान नहीं होगा इस तरह टूर्नामेंट्स को अपनी मर्जी से उनका बायकॉट करते जाना। और नकवी साहब ने ना अफगानिस्तान बोर्ड से मामला सेटल डाउन करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान काबुल का जो दौरा था उसमें ये बात करनी, लेकिन मसला ये कि भारत ने अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो भी भारत ने उनको ये फेवर दी हुई है, वहां पर वो सारे अपने मैचेस होम मैचेस जो हैं वो वहां पर, लेकिन उनके साथ बुलाकर जब वो हशर करता है ना इंडिया, वो भी आपको याद होगा न्यूजीलैंड जो है टेस्ट मैच खेलने आया था अफगानिस्तान से, उसको होस्ट करवाने के लिए ग्राउंड फराहम किया था ग्रेटर नोएडा का इंडिया के अंदर। तो वहां पर 3 दिन तक बारिश होती रही। ऐसा नहीं था कि वो 3 दिन मुस्तकिल बारिश होती रही, बारिश सुबह होती थी उसके बाद रुक जाती थी, लेकिन इंडियन बोर्ड अपनी नाअहली इसको कह लें
या वो जानबूझकर उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा था, क्योंकि साथ ही साथ पैरेलल उन दिनों में बाकी वेन्यूज के ऊपर इवेंट्स जारी थे। तो उनसे 3 दिन के अंदर जो है वो ग्राउंड इस काबिल नहीं बनाया गया कि वहाँ पर मैच हो सके, और इवेंचुअली उस मैच को जो है वो कॉल्ड ऑफ करना पड़ा था। तो भारत भी जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है, और अफगानिस्तान बोर्ड को भी समझना चाहिए कि इन द लॉन्गर रन ये कोई बहुत देर पा इनकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी कि भारत के बोर्ड के साथ स्टैंड ले सकें, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह का रवैया भारत ने अख्तियार किया है, ये जाहिर है कि इन द कमिंग फ्यूचर यही वाली चीज़ें खुद भारत सामने भी आकर खड़ी होनी है। आप देखेंगे फ्यूचर में कि टीमें जो है भारत आने के ऊपर एतराज़ भी करेंगी, और टीमें भारत आने के ऊपर जाहिर है कि थोड़ा बहुत रिलक्टेंट भी होंगी, क्योंकि भारत खुद इस तरह का रवैया अख्तियार करता है। और डेफिनेटली ऐसी आवाज़ें उठना शुरू भी हो गई हैं, और इस बारे में भारत को डेफिनेटली सोचना भी पड़ेगा कि वो शायद इसमें अगर लचक दिखाता है तो फ्यूचर भी सिक्योर होता है। एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान बांग्लादेश रनिंग मैच पर बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल जीतने वाली टीम को 82 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया है। तो ये अच्छी बात है कि क्रिकेट से हट के भी हुकूमत पाकिस्तान का जो है और इन कंसल्टेंट इदारों का जो है किसी और स्पोर्ट्स पर फोकस हो। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल जीतने वाली टीम को 82 लाख रुपए इसका ऐलान किया, जो कि एक अच्छी बात है। इससे खिलाड़ियों के अहमद सईद साहब हौसले बुलंद होते हैं। ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप बता दें कि ये कहाँ के मनाजिल तय करके फाइनल जीता और अगेंस्ट किससे जीता आपने? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो अंडर 16 की वॉलीबॉल टीम है उनको मुबारकबाद, बहुत शानदार खेल का उन्होंने मुजाहरा किया। थाईलैंड में ये हो रही थी अंडर 16 जो एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप थी, इसमें पाकिस्तान की टीम ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए कामयाबी हासिल की है। तमाम मैचेस पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के अंदर ही मैच जीते, क्रॉस ओवर में ईरान को शिकस्त दी, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 3-0 से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां पर ईरान की मजबूत टीम से पाकिस्तान का मुकाबला था, जिसने पाकिस्तान को पहले 2 सेट हरा दिए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया और पाकिस्तान ने 3-2 से ये फतह जो है वो अपने नाम की। इसमें 2 लड़कों का तज़किरा मैं करना चाहूँगा। मोहम्मद जुनैद हैं जिन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 28 पॉइंट्स उन्हें हासिल किया फाइनल में। उसके साथ ही फैज़ानुल्लाह है जो मुस्तकिल थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी कारकर्दगी में दिखाई, और फाइनल के अंदर भी उन्हें 22 पॉइंट्स हासिल किए। तो पाकिस्तान की टीम नाकाबिल शिकस्त रहते हुए 7 लगातार कामयाबियाँ पाकिस्तान ने हासिल की इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को इवेंचुअली जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जिस इनामी रकम का ऐलान किया है, मैं दुआ करता हूँ कि इनामी रकम उन तक पहुँच भी जाए, क्योंकि हमें तो अर्शद नदीम भी अभी तक शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे भी जो पूरे वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। जैवलिन थ्रो का जो गोल्ड मेडल वो जीत कर लाए थे। बिल्कुल ठीक है, और ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि इसी तरह स्पोर्ट करते रहे, न सिर्फ क्रिकेट से हटकर दीगर खेलों को भी स्पोर्ट किया जाए, तो ये खिलाड़ी जो है मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। इसी तरह हॉकी, वॉलीबॉल और दीगर जितने भी जो गेम्स हैं उनको स्पोर्ट करना बीइंग पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।